हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम के अंदर एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम के सब पार्टिकल्स क्या हैं, उन सब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स नॉन डिविजिबल और अनकटेबल। सबसे पहले क्या देखा गया कि एटम को एटम नाम दिया गया, एक ग्रीक का एक वर्ड था एटोमियो। ठीक है, ए और टोमियो, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? इसका मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल और अनकटेबल, कि इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते और ये कट भी नहीं हो सकता है इससे स्मॉल पीसेज में, मतलब ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी एटम का। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ठीक है, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने ये कंप्लीट डिस्कस भी की थी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, टेलीविजन पिक्चर्स आर द कैथोड रे ट्यूब of the television picture result due to the fluorescence on the television screen। ठीक है, fluorescence on the television screen। तो हमें जो है टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर हमें कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविज़न पिक्चर्स जो मिलती हैं, टेलीविज़न के अंदर जो पिक्चर्स मिलती हैं वो ड्यू टू फ्लोरोसेंस मिलती हैं। ठीक है, टेलीविज़न की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, कोटिंग होती है फ्लोरोसेंस की या फोस्फोरोसेंस की, और वो क्या होते हैं, वो जो एटम होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, हमें उसकी सहायता से जब कैथोड रे उनके ऊपर फॉल करती हैं तो वो स्पॉट बनाते हैं उसकी वजह से, और वहाँ से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को देख पाते हैं टेलीविज़न के ऊपर। फिर उसके बाद है देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कोई भी एटम है तो उसके अगर सब पार्टिकल देखे जाएं तो सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और माइकल फ्राडे के द्वारा 1830 मतलब 1830 में जे थॉमसन और माइकल फ्राडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, एक ग्लास की ट्यूब थी, जैसे हमने यहाँ पे बना रखी है एक ग्लास की ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये ओपन पार्ट है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसमें वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है। यहाँ इसके दोनों साइड हमने क्या किया है, कैथोड लिया है, दूसरी साइड हमने क्या लिया है, एनोड लिया है, और एनोड जो है वो उसके अंदर बीच में से होल बने हुए हैं। ठीक है, उस एनोड की जो हमने पट्टी ली है उसके अंदर होल बने हुए हैं, और पीछे हमने क्या लगाई है, फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरोसेंट की स्क्रीन लगाई है जो कि जिंक सल्फेट की एक लेयर है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बैटरी लगाई है, बैटरी हमने लगाई है इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको हाई वोल्टेज दी जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे कैथोड है और दूसरी साइड हमारा क्या है, एनोड है। तो कैथोड क्या करता है, बहुत ही हाई स्पीड की कैथोड रे को जनरेट करता है। यहाँ से कैथोड रे जनरेट होती हैं और जहाँ पे जैसे एनोड लगा हुआ है तो एनोड के बीच से जो होल है इनमें से क्या होती हैं, वो कैथोड रे जाके पीछे जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, इसके ऊपर इंसिडेंट करती हैं और वहाँ पे क्या बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। कैथोड रे जहाँ पे गिरती है वहाँ पे क्या बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। तो यही जो फिनोमिना है यही टेलीविज़न के अंदर यूज़ होता है। टेलीविज़न के ऊपर जो पिक्चर्स बनती हैं वो एक तरीके से उसके ऊपर कोटिंग होती है फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल की, और उसके ऊपर पिक्चर्स को जनरेट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, जैसे कि कैथोड रे इंसिडेंट की पीछे स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें वो ब्राइट स्पॉट मिले इस जिंक सल्फेट की लेयर के ऊपर।
तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो लेयर जो हमें पीछे रेज जो मिली उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले तो ये देखा गया कि जो कैथोड रे इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही थी उनका नेचर जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स के सिमिलर था, तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा इसकी अगर मूवमेंट देखी जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही थी और ये जाके पीछे स्क्रीन के ऊपर सीधा टकरा रही थी। तो इस टाइप तो अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे हमने अभी स्टडी की है, इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब लगा के हमने देखा कि कैसे जो है थॉमसन ने कैसे उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज आई। फिर उसके बाद जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। ठीक है, 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी की गई थी, लेकिन कई बार जो है रदरफोर्ड जो होता है वो ऑप्शन में नहीं होता क्वेश्चन के, तो वहाँ पे हमें गोल्डस्टीन करना है, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद जो है गोल्डस्टीन ने उसके ऊपर काम किया था। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उससे जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, देखो, अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो कैथोड रे ट्यूब थी वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, कि जो गैस उसके अंदर है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन जो प्रोटॉन है उनके अंदर क्या हुआ कि प्रोटॉन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। जो गैस हमने ली थी उसके अंदर ट्यूब के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैसेस है। ठीक है, तो उसके नेचर पे डिपेंड कर रहे थे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। जिस गैस से प्रोटॉन ओरिजिनेट हो रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। जैसे कि हमने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं थी तो वो स्ट्रेट मूव कर रही थी। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जो रेज थी वो जाके एनोड तक जा रही थी कैथोड रे। लेकिन इसके बाद में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे थे तो उनके अंदर जो डिप्लेक्शन हो रही थी वो अलग तरीके से हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हमने डिप्लेक्शन देखी वो जो थी वो क्या थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिप्लेक्शन से डिफरेंट थी। ठीक है, अलग वे में जो रे थी पॉजिटिव रे वो डिप्लेक्ट हो रही थी। तो उनका जो बिहेवियर था इन पार्टिकल का इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड रे। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे में ऑब्जर्व किया गया था उससे क्या था, अपोजिट बिहेवियर इसका था। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के लिए। फिर हम न्यूट्रॉन के लिए अगर देखते हैं तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी इसके बाद साइंटिस्ट आए थे 1932 में। ठीक है, 1932 में जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जैसे कि हमने देखा गया कि हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो ओवरऑल वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर उसका हम देखते हैं कि उसका जो मास है वो टोटल मास जो है उसके प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा था। तो ये डिस्कवरी की गई कि कुछ ना कुछ एटम ऐसा, कोई ना कोई ऐसे एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन जिनका सिर्फ मास है। ठीक है, तो उन जो एटम्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के, उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उनका सिर्फ मास होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो अब हम देखो इसमें क्या करेंगे,
चार्ज टू मास रेशियो। अब हम करेंगे चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। चार्ज टू मास रेशियो में क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज लिया गया और इलेक्ट्रॉन है उसका मास लिया गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला गया था, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है R.A. मिलिकन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था, टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और किसके द्वारा किया गया था, R.A. मिलिकन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जब चार्ज की डिस्कवरी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास होता है। फिर उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो देखा गया, तो चार्ज टू मास रेशियो जो है उसकी वैल्यू जो है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हमें मिली, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या किया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम एक ट्रिक से देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एटम है तो एटम के सब पार्टिकल्स अगर देखे जाएं तो एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनकी जो डिस्कवरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। तो इसको हम ईंट पर नाच, ये क्या है, एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो जैसे ई सबसे पहले क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। पी से क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रे से क्या बन जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो ना से क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो इस टाइप से हम तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको हम याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, ठीक है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। तो आज के हमने इस क्लास में जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा, और फिर एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी उसके बारे में हमने स्टडी की। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बाय द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फिर हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके बाद हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की थी, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो तीनों के अंदर सिंपल सा ये डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उनके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये कंप्लीट किया है यहाँ तक का। तो इस क्लास में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन 2 11th क्लास का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एटम के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की, उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ हम क्या करेंगे, जो एटम की स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम उन एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या क्या है। तो एक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और एक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एटम के
उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए स्टडी की थी। तो क्या है देखो, सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है सर जे थॉमसन के द्वारा 1898 में दिया गया था, ठीक है। और इसको अदर नेम इसके हैं प्लम पडिंग मॉडल, रेजन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या हुआ था कि जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं, तो थॉमसन ने ये कहा था कि जो सीड्स हैं वाटरमेलन के अंदर, जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर रेड वाला जो पार्ट है वो उसके लिए एक पॉजिटिव स्फीयर का काम कर रहा है, ठीक है। तो रेड वाला पार्ट क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर का काम कर रहा है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हैं, बीज, जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है इस टाइप से होती है वाटरमेलन की तरह, जिसके अंदर रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव स्फीयर होगा और जो सीड्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। तो इसके अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर बताई गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखा गया कि जो मास ऑफ द एटम है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन ने क्या कहा कि कोई भी एटम है उसकी संरचना क्या होगी, जैसे कि रेड वाला पार्ट एक पॉजिटिव स्फीयर का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नेगेटिव स्फीयर का काम करेंगे। तो ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव पार्ट उसके अंदर होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज, थॉमसन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, लेकिन बाद में जब नए एक्सपेरिमेंट हुए, नई स्टडी हुई, तो इसको क्या किया कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम है वो आया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। और क्या था इसके अकॉर्डिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला गया। इसके अंदर क्या किया गया कि एक गोल्ड मेटल की फॉइल ली गई और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गया, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड मेटल की जो फॉइल है उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्शन होती है उनकी रेज की, ठीक है। जो गोल्ड फॉइल हमने ली उसकी जो मोटाई थी, थिकनेस थी, वो 100 नैनोमीटर की थी। और हमने क्या किया, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम है जैसे, ठीक है। और आगे लेड प्लेट लगाई। लेड प्लेट क्या काम करती है, उसका एक शार्प बीम क्रिएट कर देती है और उसके बाद वो क्या करता है, जाके गोल्ड मेटल की फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड मेटल की फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हुए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल गए, जैसे कि एटम, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, गोल्ड फॉइल है और इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास गोल्ड के एटम हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे सेंटर में तो न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ पहले तक डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ कि इन अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन देखी गई तो क्या मिला, सबसे पहले हमें कुछ जो रे हैं अल्फा पार्टिकल्स की वो बिल्कुल सीधी निकल गई। और यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है बाहर, तो इससे ये हमें डिटरमाइन करवा देती है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इंसिडेंट हुए हैं। तो इसके अंदर देखा गया, देखो कुछ जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल सीधे इसमें से निकल गए, ठीक है, कोई भी उनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो अल्फा पार्टिकल जैसे थे वैसे ही सीधे निकल गए, कोई भी उनके अंदर बेंडिंग नहीं हुई। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बेंड हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत हज़ारों में से एक, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, उसके अंदर बैक डिफ्लेक्शन हो गई, मतलब 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्शन हो गई। जैसे कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और जैसे ही एंटर किए वो क्या किए, वहाँ से बैक डिफ्लेक्ट कर गए, मतलब उसी रास्ते से वो वापस आ गए। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, बैक डिफ्लेक्ट हो गए। तो इससे क्या जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटम
के स्ट्रक्चर के बारे में क्या स्टडी की, उन्होंने कहा कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल बिना ही कहीं पे इंसिडेंट किए सीधे निकल गए, तो इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारा जो पार्ट है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी पार्ट है तो अल्फा पार्टिकल बिना कहीं पे इंसिडेंट हुए सीधे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका क्या मतलब है, वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए, मतलब अल्फा पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं। तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी एटम के अंदर प्रेजेंट था और उसने क्या कर दिया, उसको रिपेल कर दिया, क्योंकि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो इस वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो कि उसके ऊपर इंसिडेंट होके बैक डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब 180 डिग्री के ऊपर वापस आ गया। तो वो अल्फा पार्टिकल वापस क्यों आया, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कहा कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर क्या होगा कि एटम के सेंटर के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है वो, ठीक है। और उसके बाहर से जो शेल बनी हुई हैं उनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। अब बाहर की शेल के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, जब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के इससे न्यूक्लियस से पास से निकलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बिना इंसिडेंट हुए सीधे निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारा पार्ट जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। और जो बैक डिफ्लेक्ट करते हैं वो ये प्रूव करता है कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो उन्होंने एटम की संरचना के बारे में ये बताया कि सेंटर के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट हैं जो कि उसके मास को बनाते हैं, और उसके बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने एटम की संरचना के बारे में बताया और एटम के बारे में बताया कि जो एटम की एटॉमिक रेडियस है, एटम की एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर की है, ठीक है। एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर की है। लेकिन न्यूक्लियस की अगर रेडियस पूछी जाए तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर की मिली, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, दोनों के बारे में क्या किया, एटम्स के बारे में कंप्लीट स्टडी की। तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो है हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम। हमने पढ़ा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो हमारा थर्ड मॉडल है एटम के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो नील्स बोहर के द्वारा दिया गया था 1913 में, ठीक है। 1913 के अंदर नील्स बोहर के द्वारा दिया गया था बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी उसके अंदर, कि एक तो वो जैसे कि सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए, जैसे कि ये बोला गया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये देखा गया कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे अगर एनर्जी को लॉस करते हैं तो लास्ट में वो क्या हो जाएंगे, उसका साइज छोटा होता जाएगा एटम का और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इस टाइप से जो है वो मॉडल ऑफ एटम जो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वो डिस्कार्ड हो गया और वो उसके अंदर कमी थी। फिर उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम आया। बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या किया गया कि द इलेक्ट्रॉन एंड इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं और एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं और उनकी रेडियस भी फिक्स होती है जो सर्कुलर पाथ है और उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव लोअर टू हायर ऑर्बिट देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड द हायर टू लोअर देन एनर्जी एमिट। क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करके जाता है, एनर्जी को गेन करेगा, फिर वो हायर ऑर्बिटल में एक्साइट करेगा। और अगर हायर टू लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। तो जो दो हमारी शेल बन गई, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट है
n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे और n इज इक्वल टू 2 है। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। पहली सेल के लिए n इज इक्वल टू 1, दूसरी सेल के लिए n इज इक्वल टू 2। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी में जंप करता है तो एनर्जी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर टू लोअर में आता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। तो वो जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। एच न्यू हमें पता है, जैसे कि फोटोन के अंदर एच न्यू क्या होता है, एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, और फोटोन के अंदर एच न्यू, एक फोटोन के अंदर एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर ने एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करके ये देखा कि जो एनर्जी होती है एक्चुअल में, जो उस ऑर्बिटल की एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, En इज इक्वल टू आर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब उस ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और जेड क्या होता है, उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और r जो है ये कांस्टेंट है, r की जो वैल्यू है वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी की और भी टर्म्स देखी गई कि जैसे कि जूल में नहीं, कई बार वैल्यू पूछ लेते हैं बोर मॉडल एटम के अकॉर्डिंग, वैल्यूज को पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोवोल्ट में बताओ, ठीक है, या फिर किलो जूल पर मोल में बताओ, या फिर जूल पर एटम के अंदर बताओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एनर्जी जो है, अगर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम के अंदर हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जो होगी वो -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर, ठीक है, -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हाइड्रोजन के लिए है हमारी, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए है। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे z का स्क्वायर आएगा अगर अनदर एटम के लिए करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन के लिए कहेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड में देखो, अगर इसको किलो जूल पर मोल में बताना है तो क्या होगा, 1312 माइनस ऑफ 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये हमारी वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल के अंदर। और जूल पर एटम के अंदर हम क्या लेंगे, जूल के अंदर r की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो 2.18 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हाइड्रोजन के लिए हैं। अगर हमें अनदर एटम के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर के से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियस की भी वैल्यू दी गई बोर के द्वारा, ठीक है, बोर मॉडल एटम के द्वारा रेडियस की वैल्यू दी गई जो कि काफ़ी बार पूछी भी जाती है। तो रेडियस जो है वो Rn किसके बराबर है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर me स्क्वायर z, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू होती है, ठीक है। 4 पाई एक कांस्टेंट है। m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है। e क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, उसका एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से रेडियस जो है वो इसके बराबर है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें या फिर अनदर एटम के लिए देखें तो क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी, जैसे कि 0.529, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, h जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 0.529 अपॉन जेड एन स्क्वायर एंस्ट्रोम, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो बोर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली, रेडियस की वैल्यू निकाली, और उसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया गया था। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। mvr m मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, उसके लिए रेडियस है, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई भी एक कांस्टेंट है। तो किसी भी
सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई ऑफ h/2π। मतलब ये भी एक कांस्टेंट होगा, सेल टू सेल डिपेंड करेगा, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, 2 और पाई तीनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो इस टाइप से ये बोहर मॉडल ऑफ एटम किया गया। बोहर ने जो है हाइड्रोजन के लिए भी ये एटम दिया था, स्पेसिफिक हाइड्रोजन का एटम लेके इसके बारे में कंसिडर किया था, स्टडी किया था। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर इस टाइप से ये मॉडल किया गया तो हाइड्रोजन के ऊपर देखा गया तो बहुत सारी हमें सीरीज मिली, ठीक है। तो कौन सी हमें सीरीज मिली हाइड्रोजन के अंदर, सबसे पहले जो है वो हमें लेमन सीरीज मिली, ठीक है, लेमन सीरीज मिली। फिर उसके बाद बाल्मर, फिर उसके बाद पाश्चन, फिर उसके बाद पीफंड, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। तो इस टाइप से हमें 5 सीरीज मिली जब हाइड्रोजन के बारे में बोहर ने स्टडी किया, ठीक है। तो लेमन के लिए क्या होगा, जैसे कि n हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी भी करेंगे अभी। तो n जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब इलेक्ट्रॉन हमारा n = 1 से लेके n = 2, 3, 4 इस टाइप से करता है, n1 से n2 के अंदर, तो n2 की वैल्यू जैसे 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज मिलेगी हाइड्रोजन के लिए वो लेमन सीरीज मिलेगी, ठीक है। बाल्मर सीरीज कब मिलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 से लेके आगे वाली n3, n4 इस टाइप से सीरीज में जाएगा, ठीक है। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, और n2 की वैल्यू जो है ये वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3, 4, 5 इस टाइप से। फिर पाचन कब मिलेगी, जब थर्ड सेल से हायर सेल में जाएगा, 4th, 5th, 6th, ठीक है। पी फंड कब मिलेगी, जब 4th सेल से 5th, 6th, 7th इस टाइप से हायर सेल में जाएगा। और ब्रैकेट कब मिलेगी, जब 5th सेल से जो है वो 6th, 7th, 8th इस टाइप से आगे वाली सेल में जाएगा। तो इस टाइप से हाइड्रोजन के लिए स्टडी की, और हाइड्रोजन के लिए इनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग मिली, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर मिली हमें, r × 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस टाइप से जो हमें वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ये हमें कंसीडर करना था हाइड्रोजन के लिए, तो इस फॉर्मूले से हमने इसके लिए कंसीडर किया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम था। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन का 3rd पार्ट करेंगे। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 3rd पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है हमें, इट डिटरमाइन द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। साइज के बारे में और मतलब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। जैसे कि गिव द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ सबसेल, और ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें डिटरमाइन करने हो तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। 2n² जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है यहाँ पे, और 2n² हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब जैसे n है हमारे पास, तो n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास कौन सी सेल होती है, k सेल होती है। n की वैल्यू 2 हो तो वहाँ पे क्या होती है, l सेल होती है। इस टाइप से क्या होता है, जैसे कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो पहली जो सेल है इसको k सेल बोला जाता है, दूसरी सेल को क्या बोला जाता है, l सेल, m सेल, n सेल। इस टाइप से नंबर ऑफ सेल होती हैं और इनकी जो जानकारी है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं, l से डिनोट करते हैं। और इसके कुछ दूसरे नाम और भी हैं, ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इन नामों से भी इसको जाना जाता है और एल से इसको डिनोट करते हैं। तो यह क्या डिटरमाइन करता है, ये देखो, इट डिटरमाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप है 3D शेप, उसको डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। तो वैल्यू ऑफ एल जो है वो क्या होती है, 0 से n-1 के बीच में लाई करती है। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, n=2 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, तो l की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, 0 से n-1, तो n-1 करेंगे, 2-1 करेंगे तो 1, तो l के लिए दो वैल्यूज होंगी 0 और 1। ठीक है, अब आपको पता है कि L की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो s ऑर्बिटल के लिए होती है, L की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो p ऑर्बिटल के लिए होती है, 2 होती है तो वो d ऑर्बिटल के लिए होती है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट डिटरमाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वैल्यू ऑफ L जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। और जैसे कि n=0 s, ठीक है, एस ऑर्बिटल होता है, तो एस की अगर देखेंगे तो स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की। ठीक है, पी ऑर्बिटल की अगर हम देखते हैं तो इस टाइप से डम्बल शेप होती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल की देखते हैं तो इस टाइप से डबल डम्बल शेप होती है। ठीक है, तो ये जो है 3D शेप्स को डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से। थर्ड जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्पेटियल ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है कि स्पेस के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, और ml की वैल्यू जो है वो -l से लेके +l तक लाई करती है। जैसे कि मान लो l हमारे पास 2 है तो ml की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, -2 से लेके +2 तक की वैल्यूज को बताएगी। ठीक है, तो -2, -1, 0, +1, +2 ये क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएंगी। ये क्या करता है, गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। जैसे कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो मतलब एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर है, क्योंकि -l to +l हम करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल। p के लिए अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम उसके लिए ml की वैल्यू देखते हैं तो देखो -1, 0 और +1 तीन वैल्यूज आ गई, तो 3 वैल्यू p के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे p के लिए, तो p के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। -l से लेके +l तक की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s के लिए 1 होता है। ठीक है, s के लिए 1 होता है, p ऑर्बिटल के लिए 3 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 5 होता है और f ऑर्बिटल के लिए 7 होता है। तो इस टाइप से अलग अलग वैल्यू होती हैं। उसके बाद है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन, स्पिन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा, ठीक है, और या फिर क्या होगा, -½ होगा। ठीक है, अगर +½ है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है वो क्या है, अपवर्ड साइड में है। इस टाइप से उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन है। और अगर -½ है तो उसकी स्पिन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड में है। ठीक है, तो इस टाइप से स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, उसकी स्पिन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल अगर हम देखें, 3 स्पेसिफिक मेटल ऐसी हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन तीनों मेटल्स में से क्या होता है, देखो जब हमारे पास मेटल की कोई भी शीट है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं। जब फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसके सरफेस के ऊपर से इजेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, H न्यू जो है
एनर्जी की एक फॉर्म है। हमें पता है फोटोन को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उसकी इंटेंसिटी के। किस इंटेंसिटी की लाइट हम इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड के बराबर हो जाएगी। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की हम लाइट फॉल करवाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से इजेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो हमने जो फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया है उसकी एनर्जी हमारे पास है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। मतलब न्यू नॉट जो है ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखो टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू नॉट, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस 1/2 mv²। और जो बची हुई एनर्जी होगी वो किसके काम आएगी, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से मूवमेंट करवाने में। ठीक है, तो एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी मेटल के सरफेस से, और 1/2 mv² जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगी, उसको मूव करने में हेल्प करेगी। तो इस टाइप से जो टोटल एनर्जी हो जाएगी फोटोन की वो किसकी सम के बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस 1/2 mv² क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इसमें ड्वेल बिहेवियर ऑफ द लाइट। लाइट जो होती है वो ड्वेल बिहेवियर शो करती है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि जैसे कि एक फोटोन जो है वो हम मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है वहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये जो नेचर है यहाँ पे वेव का, ये जो है पार्टिकल नेचर हमें दिखा रहा है कि जो एनर्जी है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। यहाँ पे क्या है, लाइट का जो हम क्या करेंगे, ड्वेल बिहेवियर। ड्वेल बिहेवियर के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल, जो लाइट होती है उसका क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे फिनोमिना लाइट वाले चैप्टर में पढ़े थे, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो इन सभी फिनोमिनाज के अंदर जो लाइट होती है उसका वेव नेचर होता है। तो लाइट अगर वेव की फॉर्म में है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, E = hc/λ। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 वैल्यू होती है। c क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो लाइट होती है उसका क्या होता है, वेव नेचर होता है। ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने किया है ये क्या दिखाता है कि जो वेव है, जो लाइट जो है उसका क्या है, उसका यहाँ पे पार्टिकल नेचर है। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ द लाइट ये कहता है कि जो लाइट है उसके ड्वेल बिहेवियर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। उसके बाद देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको हम उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लाइट फॉल करवानी पड़ेगी। जब लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है और वो वहाँ से पास आउट हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि डेल्टा x × डेल्टा px, डेल्टा x क्या दिखाता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, और डेल्टा px है ये क्या दिखाता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो इसकी वैल्यू, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, h/4π से ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे देखो ये मोमेंटम है, ये मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये हमारा रिलेशन ऐसे बन जाएगा, डेल्टा x × m × डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा v > h/4π। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे देखो डेल्टा x और डेल्टा v दोनों की प्रोडक्ट है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। इससे रिलेटेड ड्वेल नेचर और हाइजेनबर्ग दोनों के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। उसके बाद देखो
यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो बहुत सारी रेज की फॉर्म में होती हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो इस टाइप से जो गामा रे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि गामा रे, एक्स रे, ठीक है। तो गामा रे जो होती हैं वो एक्स रे से 1000 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा रे की होती है, उसके बाद एक्स रे की होती है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर साइड में मैंने लिख रखा है कि फ्रीक्वेंसी, गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻24 होती है, ठीक है। एक्स रे की कितनी होती है, 10⁻18, यूवी की 10⁻16, विजिबल की होती है 10⁻15, आईआर की 10⁻14, माइक्रोवेव की 10⁻10, एफएम रेडियो वेव की 10⁻8, लॉन्ग रेडियो वेव की 10⁻6। और जो इनकी वेवलेंथ है ये क्या होती है, जैसे कि ये ऑर्डर बना रखा है, तो डाउन द ग्रुप क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती हैं, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे वेवलेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और जो लैम्डा की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्टार्टिंग में गामा रे की जो वेवलेंथ है वो 10⁻16 से -12 तक है, ठीक है। जैसे कि विजिबल रे को हम यूज़ करते हैं, ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं, ठीक है। अगर इसको मीटर के फॉर्म में देखें तो 10⁻6 मीटर की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब की क्या है, फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ को साइड में लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो डायाफर क्या होते हैं और आइसोस्टेयर क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप क्या होगा, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के लिए देख रखा है, हाइड्रोजन के अंदर देखो क्या होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप्स, आइसोटॉप्स, मतलब जिसके टॉप वाले डिफरेंट हो, जिसका एटॉमिक जो मास है वो अगर डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोटॉप बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप देखे जाएं तो 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जिसके आइसोटोप के अलग अलग नाम हैं, बाकी जो दूसरे जो एटम्स हैं उनके आइसोटोप के अलग अलग नाम नहीं हैं, उनको उनसे ही देखा जाता है। जैसे कि क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर भी क्या होता है, 17 उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर जैसे उसका डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप वाले इसके डिफरेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर तो तीनों के सेम है लेकिन मास नंबर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये क्या है, आइसोटोप का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखो क्या हो, आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, आइसोबार। सेकेंड क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो जिसके अंदर टॉप वाले नंबर्स क्या हो, सेम हो, मतलब एटॉमिक मास जिनका सेम हो और एटॉमिक नंबर जिसका क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि हम ले लेते हैं पोटाशियम और कैल्शियम। पोटाशियम और कैल्शियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है और दोनों का मास नंबर जो है वो 40 भी होता है। तो यहाँ पे देखो कि क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो जिसके टॉप वाला जो है सेम हो और बॉटम वाला जो डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। और एग्जैक्ट डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार। उसके बाद आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एटम है, किसी भी एटम के अंदर अगर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या होगा, देखो कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
अगर वो एटम कोई आयन की फॉर्म में नहीं है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर, और हमें पता है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब प्रोटॉन हो गए, और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका मास नंबर होता है, मास नंबर में से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। तो प्रोटियम के अंदर देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम देखते हैं तो मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। सेकंड केस में देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, लेकिन मास नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1, 1 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हम ड्यूटेरियम के अंदर देखते हैं कि मास नंबर कितना है, 3 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो 3 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, तो मतलब ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए क्या है, 3 माइनस 1, तो 2 नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ट्रिटियम जो होता है वो इसका आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमने कर लिया आइसोटोप और आइसोबार, फिर आइसोटोन क्या होगा, आइसोटोन वो होगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिस एटम में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। और उसके बाद आइसोस्टीर होता है एक, ठीक है, आइसोस्टीर होता है, ठीक है, आइसोस्टीर्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम अगर सेम है तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम आइसोस्टीर बोलेंगे। जैसे कि NO2 है और CO2 है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी 3 एटम है और इसके अंदर भी 3 एटम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोस्टीर हो जाएंगे। और आइसो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके 3 पार्ट हमने बता दिए हैं पहले, और ये जो है हमारा 4th पार्ट है ये इसका। ठीक है, तो 4th पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल और स्लेटर रूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो अबाव जनरल वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। अबाव वर्ड का ही मीनिंग क्या है, बिल्डिंग अप, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोवेस्ट एनर्जी के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। इसके लिए देखो ये इस टाइप से एक टेबल भी बना रखी है बुक में कि सबसे पहले 1s जो है लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 3s 4s, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो ये क्या हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या है, n+l रूल। अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू आ गई, जैसे कि n हमें यहाँ से दिख रहा है कि जैसे n अगर लोवेस्ट है तो उसकी एनर्जी भी क्या है, लोवेस्ट है। ठीक है, लो एनर्जी है उसकी, और जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन n+l रूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए n की वैल्यू मान लो सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो n+l रूल तो ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू लो है
कम है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे उसके अंदर, और जैसे जैसे n+l की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी हम क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फिलअप उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। लेकिन अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई उस केस में हम क्या करेंगे, तो n+l रूल ये कहता है कि अगर n और l, n+l की वैल्यू का मान जो है वो अगर सेम आ जाए, जैसे कि हमने ले लिया 2p सेल, ठीक है, 2p सेल के लिए क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो n+l की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2p सेल के लिए 3 आ गई। अगर हम लेते हैं 3s, ठीक है, तो s के लिए, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और n क्या है यहाँ पे 2 है। 3s के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है 0, तो इसके लिए भी मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो इस केस में हम किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, जैसे कि हमारे पास 2p भी है और 3s भी है, ठीक है, तो 2p और 3s अगर हमारे पास दोनों हैं तो हम क्या करेंगे 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करेंगे, क्योंकि n+l रूल ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जिसकी लोवेस्ट n है, जिसका n की वैल्यू स्मॉल है, उसको हम पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने किया भी है, 2p को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 3s को फिल करेंगे। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके बनाएंगे। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, एनर्जी को फिल करने के बारे में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करने के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमने लास्ट क्लास में 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि वो जो 4 क्वांटम नंबर थे उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। अगर तीन क्वांटम नंबर सिमिलर आ जाएं किसी भी सेल या सब सेल के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो 4th क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। चाहे स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, लेकिन वो क्या होते हैं, चारों कभी भी सेम नहीं होते। तो ये किसके द्वारा बोला गया था, पॉली के द्वारा बोला गया था, और इस प्रिंसिपल को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम दिया गया। उसके बाद देखो हमारा थर्ड जो रूल है वो है हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग शुड बी डन आफ्टर द सिंगल फील्ड। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फील्ड कर दें उसके अंदर तो उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी, कभी भी ऐसे पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है p ऑर्बिटल के अंदर, तो हमें पता है कि p शेल के अंदर क्या होंगे, 3 सब शेल होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। तो इस टाइप से अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिंगल फील्ड होंगे, उसके बाद क्या होगी, इनकी पेयरिंग शुरू होगी। हम इनको अगर इस टाइप से कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है तो वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि सिंगल फील्ड हुए बिना हम उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इस टाइप से पहले क्या होंगे, तीनों ऑर्बिटल हमारे सिंगल फील्ड होंगे, उसके बाद क्या होगी, उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो हंट्स रूल यही कहता है कि पेयरिंग शुड बी डन आफ्टर द सिंगल फील्ड। सिंगल फील्ड के बाद ही क्या होती है, उसकी पेयरिंग होती है। उसके बाद देखो क्या है, हमारा स्लेटर रूल है। स्लेटर रूल क्या कहता है कि जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए हमने स्ट्रक्चर देखी थी, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की शेल होती हैं, ठीक है। तो जो ये है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साइड क्या है, अट्रैक्टेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन जो ये बीच की सेल वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये क्या करेंगे, बाहर वाली सेल वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए शील्ड का काम करेंगे। इनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो Z इफेक्टिव, मतलब हमारा जो एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा, Z - S के बराबर हो जाएगा। तो S जो है ये क्या है, यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव Z - S के बराबर हो जाएगा, और S जो है ये है हमारा क्या है, यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट है। तो S की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग एटम के लिए, जैसे अलग अलग शेल के लिए हम निकालते हैं, तो वो किस टाइप से निकालेंगे, इसके लिए अलग से रूल है। देखो सबसे पहले जैसे कि हमें निकालना है Z इफेक्टिव S की वैल्यू फॉर S और P शेल, ठीक है। S और P शेल के लिए अगर हमें निकालनी है तो S और P शेल के लिए क्या हो जाएगी, जो आउटर मोस्ट सेल है, मतलब आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसके लिए वैल्यू क्या होगी,
0.35 होगी, ठीक है। उसके लिए वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी। n-1 सेल के लिए क्या होगी वैल्यू, जितने भी आउटर मोस्ट में आएंगे, आउटर मोस्ट पार्ट में जितने भी आएंगे उन सब के लिए वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी। जो n-1 जो पार्ट बच गया उसका, उसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.85 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग जो n-1 है उसके लिए 0.8 पार्ट, और n-1 को छोड़ के बाकी जो अंदर का पोर्शन बच गया उसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, हम S और P सब सेल के लिए अगर हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है तो ये जो है स्लेटर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इस टाइप से वैल्यू को लेंगे। लेकिन अगर डी और एफ ऑर्बिटल के लिए हमें निकालना है, डी और एफ ऑर्बिटल के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसके लिए जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हम कितनी लेंगे, स्लेटर इसको कंसिडर करने के लिए 0.35 लेंगे, ठीक है, 0.35 लेंगे। और जो रिमेनिंग की जो भी सेल बच गई उनके लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की S की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इनको क्या करेंगे, इससे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो किसकी आ जाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम स्टडी करते हैं शिफ्ट के अंदर, ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। देखो, जो इंटेंसिटी होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों के अंदर इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है अलग अलग केसेस के अंदर। तो जिसके अंदर इंक्रीज इन वेवलेंथ हो और शिफ्ट जो हो जाए, ठीक है, वेव के अंदर जो शिफ्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। मतलब हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ठीक है, हिप्सोक्रोमिक। जैसे कि इस टाइप से है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैथो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैथो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिप्सो हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, और ऊपर वाला जो है ये इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। अगर वेवलेंथ हाई है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, वेवलेंथ लो है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी हाई है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी लो हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस टाइप से ये हम क्या करते हैं, इनको शिफ्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कि हमने बोर मॉडल ऑफ एटम किया था, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर एक हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या क्या मिल रही हैं, अलग अलग सीरीज मिल रही हैं। लेमन सीरीज थी, ठीक है, बाल्मर सीरीज थी, पास्चन सीरीज थी, पीफंड सीरीज थी, ठीक है, और ब्रैकेट सीरीज थी। अब ये जो अलग अलग थी, ये हमने देखा था कि जो हमारे पास जो वेव नंबर है वो किसके बराबर था, r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर। और n1 और n2 की वैल्यू क्या थी, लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1 थी, n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, ठीक है। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 थी, आगे 3, 4, 5, 6, इसके लिए 3 वैल्यू थी, आगे वाले के लिए 4, 5, 6, 7। तो इस टाइप से इनके लिए अलग अलग वैल्यूज़ थी। इनके लिए अगर हमें देखना है तो ये चीज़ बाकी रह गई थी हमारी कि लेमन सीरीज जो होती है वो क्या होती है, यूवी के अंदर जब हम यूवी लाइट को फॉल करवाते हैं तभी ये होती है, ठीक है। लेमन सीरीज के अंदर कौन से रीजन में होती है, यूवी के अंदर। बाल्मर होती है किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। ये यूवी रीजन के अंदर होती है, ये विजिबल के अंदर होती है, और ये बाकी जो तीनों बची हुई हैं ये किसके अंदर होती हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लेमन सीरीज है कौन से रीजन में होंगी, यूवी में, बाल्मर विजिबल में, पास्चन इंफ्रारेड में, पीफंड इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।